क्रिएशन पे हम लोग मूव करते हैं। ओके, सो नाउ टू क्रिएट अ कस्टमर, ट्रांजैक्शन कोड क्या है हमारा, XD0123, मतलब ये तो XD01 से हमें क्रिएट करना है। 02 यू विल यूज फॉर चेंज एंड 03 यू विल यूज फॉर डिस्प्ले, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे सीधा आपको स्क्रीन पे आना है एंड यहाँ पे आपको इस चार्ट बॉक्स के अंदर आपको एंटर करना है XD01, ठीक है। तो उसको ओपन होने दो। आशीष, यू आर रिकॉर्डिंग द सेशन? Yes, sir. Okay. ओके, सो XD01, देखो जैसे आप इस ट्रांजैक्शन कोड को एंटर करते हो, यू कैन सी ऑन द टॉप लाइक कस्टमर क्रिएट इनिशियल स्क्रीन, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन। तो जब भी आप इस ट्रांजैक्शन कोड को यूज करोगे तो यू विल सी द स्क्रीन लाइक दिस, ओके। अब जो कस्टमर भी होता है वो भी सेल सिरा स्पेसिफिक होता है, कंपनी कोड स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि अब इसके आगे जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे या जो कुछ भी क्रिएट करेंगे उसमें सेल सिरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी से सारी चीजें होगी, आप ऑर्डर बनाओ, आप कस्टमर बनाओ, आप मटेरियल क्रिएट करो, उसमें सेल सिरा होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो अब जैसे आप स्क्रीन पे आते हो तो आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, इसको आप स्किप कर दो अभी के लिए। अब यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्रिएट क्या करना है, मतलब कौन सा कस्टमर क्रिएट करना है, ठीक है। आपको सोल्ड टू पार्टी करना है या फिर शिप टू पार्टी करना है, बिल्ड टू पार्टी करना है या पेयर को क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको कंपनी से मिलेगी कि आपका, आप जिसको क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है, सोल्ड टू पार्टी है या फिर बिल्ड टू पार्टी या कुछ और है, ओके। तो आपको क्या करना है, अगर कोई कस्टमर ये सारे रोल अगर प्ले करने वाला है बिजनेस के अंदर, ओके, तो आपको सोल्ड टू पार्टी ही क्रिएट करना है, ओके। मतलब अगर कोई कस्टमर मटेरियल रिसीव भी करने वाला है, उसके नाम से पेमेंट भी होगी, उसके नाम से बिलिंग भी अगर होने वाला है, तो आपको सोल्ड टू पार्टी ही क्रिएट करना है सिस्टम के अंदर, कुछ और नहीं, ठीक है। अगर आपका कोई कस्टमर सिर्फ रिसीविंग करने वाला है मटेरियल का, तब आपको शिप टू पार्टी बनाना है, ओके। सिर्फ रिसीविंग का काम है तो ही इसको शिप टू पार्टी करना है, ओके। अगर कोई कस्टमर सिर्फ पेमेंट लेने वाला है, उतना ही उसका रोल होने वाला है, तो आपको पेयर करना है। एंड अगर कोई कस्टमर है जिसका सिर्फ उसके नाम से बिलिंग होने वाली है, तो उसको सिर्फ बिल्ड टू पार्टी ही क्रिएट करना है। बट अगर कोई कस्टमर ये सारे रोल प्ले करने वाला है, तो आपको सोल्ड टू पार्टी को ही यूज करना है, उसको ही क्रिएट करना है सिस्टम के अंदर, बिकॉज सोल्ड टू पार्टी के अंदर ही हम लोग उसके ये सारे रोल्स भी असाइन कर देते हैं उसके अंदर ही। मतलब मास्टर डेटा जो बनाते हैं इसी के अंदर सेम आईडी को हम लोग ये रोल भी असाइन कर देते हैं, सो दैट अगर वो कस्टमर चाहे तो शिफ्ट टू पार्टी भी बन सकता है, पेयर भी बन सकता है, बिल्ड टू पार्टी भी बन सकता है, और ये सारे रोल भी प्ले कर सकता है। डिपेंड जैसे सिनेरियोज आता है उस हिसाब से वो कस्टमर अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बट अगर वो सारे रोल प्ले करने वाला है तो सोल्ड टू पार्टी ही क्रिएट करना है आपको, ठीक है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद ये बताऊंगा मैं, ये अकाउंट ग्रुप क्या होता है। पहले कस्टमर को क्रिएट कर लेते हैं एंड देन विल सी दिस पार्ट, व्हाट इज अकाउंट ग्रुप। अब देखो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यू विल सी द लिस्ट, ओके। एंड ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है सोल्ड टू पार्टी 001, दिस इज पार्टनर फंक्शन। एंड ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है 0001, दिस इज योर अकाउंट ग्रुप, ठीक है। अब ये अकाउंट ग्रुप क्या है ये बताऊंगा कल, पहले हम लोग कस्टमर को क्रिएट कर लेते हैं एंड देन विल सी दिस पार्ट, व्हाट इज अकाउंट ग्रुप, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बताया कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका कस्टमर्स का रोल क्या है, वो सारे रोल प्ले करने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये जो सोल्ड टू पार्टी जो दिख रहा है 001, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। बट अगर आपका कस्टमर शिप टू पार्टी का ही काम करने वाला है तो आपको गुड रिसिप्ट करना है। गुड रिसिप्ट मतलब जो रिसीव करता है मटेरियल को उसको गुड रिसिप्ट बोलते हैं। तो वो शिप टू पार्टी ही हो गया, ये नाम से कंफ्यूज मत होना, दिस इज शिप टू पार्टी ओनली, ठीक है। यहाँ पे पेयर है या फिर बिल्ड टू पार्टी, जो भी उसका जैसा भी रोल होने वाला है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। तो ये सारे आपको कंपनी से इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। आपको मतलब ये बता दिया जाए कि ये क्या क्या रोल प्ले करेगा, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि क्या होगा, सोल्ड टू पार्टी होगा कि और कुछ होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोल्ड टू पार्टी को ही क्रिएट करता हूँ, बिकॉज जो हमारा सोल्ड टू पार्टी होता है वो सारे रोल प्ले करेगा। तो हमें डिलीवरी क्रिएशन में, इनवॉइस क्रिएशन में सेम कस्टमर ही हम लोग यूज करेंगे, ओके। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे आपने ये तो सिलेक्ट कर लिया कि पार्टनर फंक्शंस क्या होगा, ठीक है, किसको आप क्रिएट कर रहे हो। अब उसके बाद आपकी कंपनी का कोड यहाँ पे एंटर कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो हमने बनाया था हम उसको भी यूज कर सकते हो, बट प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैं जो आपको इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का डेटा दूंगा वही आप यूज करो, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि ये जो
कंपनी कोड है, सेल्स एरिया है, उसमें बहुत सारी चीजें दूसरे मॉड्यूल्स की भी होती है, जैसे फिनांस हो गई, एमएम हो गई, पीपी हो गई। ओके, तो आपने जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर किया है दैट इज ओके, बट उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर देता हूँ उस पर ही प्रैक्टिस करना, बिकॉज वो कंप्लीट रेडी है सब कुछ। ठीक है, तो आपको ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये जो कंपनी कोड ये टाटा मोटर्स का ही है, बस कोड अलग है, एंड सेल्स एरिया भी टाटा मोटर्स का ही है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन भी सेम ही है। ओके, तो यहाँ पे मैं कंपनी कोड लेता हूँ, दिस इज लाइक टाटा मोटर्स, एंड यहाँ पे वो सेल्स एरिया एंटर करना है जिसके अंदर जिस ऑफिस के अंदर आपकी ऑर्डर आई मीन ये कस्टमर को हमें क्रिएट करना है। सो आई एंटर 3000, दैट इज पुणे, टाटा मोटर्स पुणे। एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि ये जो सोल्ड टू पार्टी ये है क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, या और कुछ है, दैट यू हैव टू सेलेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये अब सबको पता है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड ये कौन से प्रोडक्ट बाय करेगा, मतलब उसका चैनल कौन सा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे व्हीकल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये व्हीकल सेल करेगा, जो भी कस्टमर्स बन रहा है हमारा। ओके, so company code information is important because we are creating customers inside the company, and also for the sales activity it is important to enter your sales area, because अभी ये जो आप कस्टमर्स क्रिएट कर रहे हो ये इस हेड ऑफिस के अंदर मतलब रजिस्टर्ड होगा। कंपनी के अंदर तो होगा ही, वो तो चाहिए हमें फाइनेंस रिलेटेड, बट कौन से एरिया के अंदर, कौन से सेल्स एरिया के अंदर ये कस्टमर्स से बिजनेस करने वाला है, वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो 3000 जो पुणे हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस है, उस एरिया के अंदर ये कस्टमर आता है, तो इसलिए मैंने इसको रजिस्टर कर दिया अंडर दिस सेल्स एरिया। ठीक है, तो अब देखो मैं कस्टमर भी जो क्रिएट कर रहा हूँ वो डिवीजन स्पेसिफिक कर रहा हूँ, मतलब अभी मैंने यहाँ पे जो डिवीजन को एक्टिवेट किया है उस कस्टमर को वही डिवीजन का प्रोडक्ट वो सेल कर सकता है, जैसे व्हीकल। तो अगर मैंने यहाँ पे व्हीकल के लिए एक्टिवेट किया तो वो जो कस्टमर क्रिएट होगा वो सिर्फ व्हीकल ही सेल कर सकता है। अगर हमने उसको ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए भी एक्टिवेट कर दिया तो सिर्फ वो ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड व्हीकल सेल कर सकता है। ठीक है, तो आप जो कस्टमर्स क्रिएट करते हो वो सेल्स एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए, बिकॉज हमें सारे प्रोडक्ट्स को उसको एक्टिवेट नहीं करना है, जितना मतलब जो प्रोडक्ट वो सेल करता है उसी के लिए उसको एक्टिवेट करना है इन द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी कोड आप एंटर कर देना, एंड उसके बाद सेल्स एरिया एंटर कर दो। ओके, एंड देन क्लिक ओके। अब यहाँ पे हाँ सॉरी एक चीज भूल गया, यहाँ पे आपको कस्टमर का कोड कुछ भी एंटर, यहाँ पे आपको ब्लैंक रखना है। ठीक है, ये जो फील्ड है ये आपको ब्लैंक रखना है, बिकॉज सिस्टम ऑटोमेटिकली एक यूनिक नंबर जनरेट करेगा आपके कस्टमर्स को, आपको यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सिस्टम में ट्रिगर करेगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कैसे ट्रिगर होता है, कहाँ से उसकी सेटिंग होती है, बट पहले कस्टमर को क्रिएट कर लेते हैं। ऑलराइट, सो ये डेटा फिलअप कर लो, देखा टाटा मोटर्स पुणे, एंड दिस इज लाइक कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड। डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एंड व्हीकल प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन क्लिक ओके। अब देखो जैसे ही आप इसके अंदर आ जाते हो तो यू विल सी यू आर इनटू जनरल डेटा नाउ। जैसे मैंने बताया था इन कस्टमर मास्टर देयर आर 3 सेक्शंस। ओके, जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा, दिस इज जनरल डेटा, दिस इज कंपनी कोड डेटा, एंड थर्ड वन इज सेल्स एरिया डेटा। तो पहले आपको जनरल डेटा को कंप्लीट कर लेना है, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स की वो आपको फिलअप कर लेंगे, एंड देन फिर कंपनी कोड को फिलअप करना है, एंड देन सेल्स एरिया को फिलअप करना है। ओके, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे जनरल डेटा के अंदर भी बहुत सारे ऊपर टैब्स हैं, इसके अंदर भी हमें इंफॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ती है। तो पहले हम लोग एड्रेस टैब को फिलअप कर लेते हैं। तो इन जनरल डेटा के अंदर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैब होता है एड्रेस टैब। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो नेम है आपको नेम फिलअप कर लेना है, कस्टमर का जो भी नेम होगा आपका, उसके बाद जो भी टाइटल होगा उसका, डॉक्टर, मैडम, मिस, मिस्टर, मिसेस, वॉट एवर इट इज, जो कुछ भी हो कंपनी, वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ, प्रियंका एसोसिएट या एलएनएच ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही मैं नाम दे रहा हूँ प्रियंका एसोसिएट। ठीक है, तो आप भी कुछ भी नाम दे सकते हो, बट इंडस्ट्री के अंदर जो फॉर्म में होगा वही नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना है, एंड दिस शुड बी द लीगल रजिस्टर्ड नेम ऑफ द कस्टमर, मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स में जैसा नाम उसका रजिस्टर्ड है वैसे ही नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, बिकॉज इसी नाम से इनवॉइसिंग हो या फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करोगे तो इसी नाम से सिस्टम ट्रिगर करेगा, मतलब इसी फील्ड से सिस्टम सारे डिटेल्स उठाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम मेंशन कर दो, उसके बाद अगर उसका कुछ शॉर्ट कोड्स है कस्टमर का तो वो भी आप शॉर्ट कोड यहाँ पे मेंशन कर दो, जो कुछ भी होगा शॉर्ट कोड। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बस नाम का ऐड कर देता हूँ।
उसके बाद कस्टमर का जो भी एड्रेस होगा, राइट, वो पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है, एंड दिस शुड बी द करेक्ट एड्रेस, ओके, बिकॉज इसी एड्रेस पे हम लोग कस्टमर को डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो जो भी उसका एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। मैं तो ऐसे ही मेंशन करता हूँ 24 नियर समथिंग PCM से, लाइक दिस, ओके। एंड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल दो पुणे, ओके। उसके बाद पोस्टल कोड, जो भी पोस्टल कोड होगा, उसके बाद जो भी सिटी है फिर से आप एंटर कर दो, ठीक है। एंड फिर कंट्री एंड रीजन, ठीक है। तो कंट्री एंड रीजन मैंने जैसे बताया था, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, जैसे यहाँ पे इंडिया होगा, तो दिस इज हियर, इट इज इंडिया, तो इसको सिलेक्ट कर लो। एंड जैसे रीजन, रीजन मतलब स्टेट होता है, तो आपको यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करना है। तो जो कंट्री आप सिलेक्ट करोगी अकॉर्डिंगली उस कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट्स होंगे वो सारे यहाँ पे पॉपअप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ महाराष्ट्र, ओके। एंड एड्रेस जो है, अगर आपको लगता है कि और फील्ड चाहिए, तो जैसे मैंने बताया था, ये जो ऑप्शन है मोर फील्ड का, ठीक है, तो आप इसको क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको, अब ये जोन मेंटेन करना है कि ये जोन कौन से जोन में आता है आपका कस्टमर, मतलब जैसे पुणे के अंदर भी देर आर ईस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, तो पुणे के अंदर भी कौन से जोन में आता है, ठीक है। तो ये जो फील्ड है ये इंपॉर्टेंट है रूट के लिए। रूट मतलब अब बताऊंगा मैं आगे क्या होता है, एक सेपरेट टॉपिक है। तो उस रूट के केस में हमें ये फील्ड काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस बेसिस पे हम कस्टमर को शिपमेंट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको बस अभी के लिए क्या करना है, इस फील्ड पे आने के बाद आपको ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसको क्लिक करके आप बस एक रीजन सिलेक्ट कर लो, ठीक है। रीजन नॉर्थ, रीजन वेस्ट, जो कुछ भी होगा, एक बस रीजन अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। एंड आगे बताऊंगा इसका यूज क्या है, इस पर्टिकुलर फील्ड का, इसका यूज काफी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के रूट में आता है हमारे ये, ठीक है। एंड जैसे मैंने बताया था, अगर आप इसको क्लिक करते हो, अच्छा ये भी फिलअप करना है क्या, ठीक है। सो यू विल गेट सम मोर फील्ड्स टू ऐड एड्रेस। अगर आपको और भी एड्रेस ऐड करना है देन दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। बट अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको क्लोज कर दो, ठीक है। ओके, तो एड्रेस तो एंटर हो गया हमारा। उसके बाद कस्टमर के जो भी कम्युनिकेशन डिटेल्स है, जैसे हमने कंपनी कोड एंड ऑफिस के अंदर फिलअप की थी, वैसे ही सेम आप कस्टमर्स के लिए भी आपको एंटर करनी है। तो कस्टमर्स की जो भी डिटेल्स होगी, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर, ये सारी आपको मेंशन कर दी। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जैसे सिस्टम के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर सारा ऑटोमेटेड होता है, मतलब जैसे आप ऑर्डर बनाते हो तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को ऑर्डर कंफर्मेशन सेंड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप भी अगर अमेजोन पे कुछ ऑर्डर करते हो, जैसे आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो, यू रिसीव ईमेल, राइट, कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, दैट इज व्हाट द ऑर्डर कंफर्मेशन। एंड आपको कुछ सॉफ्ट कॉपीज भी आती है, राइट। तो वो जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, सेम टाइम पे आपको इमीडिएटली कंफर्मेशन आ जाता है दैट योर ऑर्डर इज कंफर्म, दैट इज व्हाट द ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ पे भी सेम होता है, जैसे आप इस कस्टमर के लिए कोई ऑर्डर बनाते हो एंड अगर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, तो इमीडिएटली जैसे आप ऑर्डर को सेव करते हो, यहाँ पे जो ईमेल आईडी आप मेंशन करोगे, उस ईमेल आईडी पे कस्टमर को ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट की एक कॉपी हम लोग सेंड कर देते हैं, तो ऑटोमेटेड होता है, ठीक है। तो इसलिए कस्टमर के जो ईमेल आईडी एंड जो टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको जो भी आपका कस्टमर प्रोवाइड करेगा वो भी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे इतना ही है। दिस इज ऑल जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर, लाइक नेम, एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स, ऑल दिस, इतना ही इसमें मेंटेन करना है, ठीक है। अब देखो, ये जो कंट्री एंड जो रीजन हम लोग जो मेंटेन कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट होगा, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिस्पैच कहाँ से हो रहा है, ठीक है, सपोज कस्टमर आपका चेन्नई में है एंड आपका डिस्पैच जो हो रहा है पुणे से हो रहा है, तो आपने आपके प्लांट का जो एड्रेस मेंशन किया है, ठीक है, सपोज योर प्लांट एड्रेस इज लाइक इट इज स्टेट इज मेंशन एज महाराष्ट्र एंड जो कस्टमर है वो चेन्नई में है, तो यहाँ पे वो रीजन आएगा चेन्नई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब टैक्स कैलकुलेट होगा तो सिस्टम इन दोनों चीजों को ही देखता है कि कंट्री कौन सी है, रीजन कौन सा है, उस बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट होता है, ओके। तो इसलिए इट शुड बी इंपॉर्टेंट कि आप करेक्ट रीजन, करेक्ट कंट्री एंड करेक्ट एड्रेस मेंशन करो। उसमें भी सिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है, ओके। तो मेक श्योर कि ये आपको पता हो, मतलब अगर आपको कभी इश्यूज आया कि कस्टमर का टैक्स करेक्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा है, देन क्या रीजन हो सकते हैं। रीजन तो यही हो सकता है कि आपके जो एक तो प्लांट का एड्रेस गलत है या फिर आपके कस्टमर्स का एड्रेस गलत है। इस वजह से सिस्टम क्या कर रहा है, गलत टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, बिकॉज सिस्टम को राइट रीजन मिल ही नहीं रहा है, ओके।
इवन एक्सपोर्ट भी होता है तो वो सिस्टम इसी को देखता है कि डिस्पैच कंट्री कौन सी है और रिसीविंग कंट्री कौन सी है, उस बेसिस पे सिस्टम कंसिडर कर लेता है कि एक्सपोर्ट है कि डोमेस्टिक सेल है। ओके, तो ये फील्ड है काफी छोटी, बट इसका यूज एंड इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये दो दो जो फील्ड है बेसिकली, इसको आपको केयरफुली इंडस्ट्री के अंदर मेंटेन करना है। ठीक है, ऑलराइट, Sir, ठीक है। can we maintain 2 email IDs? Here it is not possible because if you see there is only one option is available, but we have another tab there. You can maintain multiple email IDs for customer. Okay, but here it's like allowed for only one email ID you can enter here. Okay, sir. Okay, all right, fine. So now moving to next tab, that is control data. Okay, so control data is also important. अब इसके अंदर आपको क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी, जैसे कस्टमर की जीएसटी नंबर है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर का जीएसटी नंबर आएगा। ओके, एंड द टैक्स नंबर, ये जो जितने भी आपको टैक्स 1 2 3 4 जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज ऑल लाइक जितने भी लीगल मैंडेटरी नंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे आपको यहाँ पे मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे इंडिया में इट इज जीएसटी इज मैंडेटरी, सो आप टैक्स नंबर 1 में आप जीएसटी नंबर मेंटेन करोगे उस कस्टमर का। ओके, फिर और क्या क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है इंडिया के अंदर, जैसे उद्योग आधार, आई गेस दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट, एंड उसका पैन नंबर्स, राइट, एंड और भी कुछ जो भी इंफॉर्मेशन से आप यहाँ पे वो नंबर्स यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप यूएस कस्टमर है या फिर गल्फ कंट्रीज में आपका कस्टमर है, सो वैट इज समथिंग अब मैंडेटरी, वहाँ पे वैट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर्स का वैट रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ये जो टैक्स जीयूआर नंबर होता है ये बेसिकली यूएस के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आप यूएस प्रोजेक्ट पे हो तो आपको इस फील्ड का काफी यूज होगा। ठीक है, तो जो टैक्स जीयूआर है ना, उसके यहाँ पे उनका नंबर्स होता है, जुडिक्शन नंबर। ठीक है, तो अगर यूएस प्रोजेक्ट पे हो तो यूएस कस्टमर्स के लिए दिस इज समथिंग मैंडेटरी फील्ड, यहाँ पे उसका नंबर एंड वैट रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, बट एसएपी ने यहाँ पे ऑप्शन दे के रखे हैं, जो भी नंबर्स हो, जो भी मैंडेटरी गवर्नमेंट के जो लीगल नंबर्स होते हैं वो सारे आप यहाँ पे कस्टमर्स के लिए एंटर कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको कुछ एंटर नहीं करना है, ये हमारा पार्ट नहीं, जैसे दिस इज ऑल एमएम साइड पार्ट, बट एसडी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट फील्ड। इसमें जो टैक्स नंबर है ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड ये साइड हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें इतना ही मेंटेन करना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर पेमेंट ट्रांजेक्शन में आपके कस्टमर्स की जो भी बैंक डिटेल्स है विद आईएफएससी कोड्स एंड नेम एंड अकाउंट नेम, ये सारी आप यहाँ पे विद अकाउंट कोड आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपके कस्टमर्स की बैंक डिटेल्स होगी, जैसे यहाँ पे कंट्री लिख दो, यहाँ पे उसका आईएफएससी कोड मेंशन कर दो, या फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे उसका अकाउंट होल्डर का नेम आएगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप मेंटेन कर सकते हो यहाँ पे। अगर कस्टमर को आपको कुछ क्रेडिट डेबिट करना है तो आप कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, मतलब कुछ कस्टमर को रिटर्न करना है इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो आप डायरेक्टली अकाउंट पे भी कर सकते हो, या फिर जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट्स है या फिर और कुछ भी वो है उससे आप कर सकते हो। बट ये भी इंपॉर्टेंट होती है इंफॉर्मेशन, तो बैंक डिटेल्स एंड ऑल ये आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस है, और जैसे इन डिटेल अगर आप चाहो तो बैंक डेटा में आके यहाँ पे और डिटेल्स में इसको मेंशन कर सकते हो, जैसे कौन से रीजन में आती है ये बैंक। ओके, फिर बैंक का एड्रेस। ओके, ये और क्या है, स्विफ्ट नंबर क्या है पता नहीं, बट यहाँ पे उस बैंक से रिलेटेड कुछ नंबर्स होगा तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बैंक नंबर यहाँ पे भी है। ओके, तो इतनी डिटेल्स आप मेंशन कर दो। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है कि होना ही चाहिए, बस ऑप्शन दे के रखा है। अगर देखो अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, आपके कस्टमर्स की बैंक डिटेल्स मेंशन कर, फिर पेमेंट की भी डिटेल्स है। ठीक है, कार्ड्स की डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके कस्टमर्स की डिटेल्स होती है। हाँ, क्रेडिट कार्ड हम लोग काफी यूज करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर का जो पेमेंट होता है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी होता है, एंड ये जो क्रेडिट कार्ड नंबर होता है ये डायरेक्टली आपके ऑर्डर को कनेक्ट हो जाता है। मतलब ऐसे पे वो ऑप्शन है कि आपके जो कार्ड्स होते हैं कस्टमर्स के, वो डायरेक्टली आपके कस्टमर्स के मतलब जो ऑर्डर हम लोग प्रोसेस करते हो उसके अंदर उसको कनेक्ट कर सकते हैं, एंड जैसे ही इनवॉइस प्रोसेस करते हैं तो इनवॉइस प्रोसेसिंग के बाद ऑटोमेटिकली उस कार्ड से डेबिट हो जाता है पैसा। ठीक है, जैसे हम लोग भी बाइंग करते हैं अमेजोन पे, जैसे आप कार्ड डिटेल्स डालोगे इमीडिएटली आपका पेमेंट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी ऑप्शन है। अगर कस्टमर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता है तो हम यहाँ पे कार्ड उसकी डिटेल्स ऐड करके इससे भी डेबिट कर सकते हैं कस्टमर को। ओके, तो यहाँ पे उसका कार्ड टाइप जैसे डेबिट है, क्रेडिट है,
वो मेंशन कर सकते हो, या फिर वीजा, अमेरिकन, ये कौन सा कार्ड है उसका, फिर कार्ड नंबर्स, वैलिडिटी पीरियड, उसका नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, बट ये रिक्वायरमेंट है तो ही मेंटेन करना है, अदरवाइज आपका प्रोजेक्ट या फिर उसमें वो फंक्शनलिटी नहीं है तो यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, बाकी ये छोड़ दो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस आप बैंक डिटेल्स एंड ऑल ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन मार्केटिंग में ज्यादा कुछ हमें मेंटेन नहीं करना है, बस कस्टमर का क्लास जो होता है वही मेंटेन करना है। ओके, अब यहाँ पे ये किसी ने चेंज कर दिया, बट यहाँ पे कस्टमर क्लास मतलब वो क्या है, उसका बिजनेस को कैसा है, मतलब होलसेलर है, रिटेलर है या और कुछ है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे होती है। ये किसी ने उसको चेंज कर दिया ऑप्शन को, बट इंडस्ट्री में यू विल फाइंड द एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओके, और उसके बाद कस्टमर की जो इंडस्ट्री कौन सी, मतलब कौन से इंडस्ट्री में कस्टमर, ऑटोमोबाइल, पेंट, केमिकल में है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कौन सा बिजनेस है आपके कस्टमर्स का, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें से राइट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑटोमोटिव कर लेते हैं। ओके, उसके बाद नीलसन आईडी, ये एक मार्केट रिसर्च की कंपनी है, तो इट इज समथिंग लाइक नॉट मैंडेटरी, बट अगर आपकी कंपनी का कनेक्शन है डायरेक्टली मार्केट रिसर्च कंपनी से, नीलसन से, तो उसका एक आईडी होता है, वो यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ऐसा कोई इसका यूज नहीं है, बट यहाँ पे देख के रखा है वो ऑप्शन। एंड उसके बाद अगर आपके कस्टमर से कोई एनुअल, मतलब वो डिटेल्स है आपके पास, एनुअल सेल कितना है उसका, ओके, उसका टर्नओवर कितना है, एम्प्लॉयज कितने हैं, स्ट्रेंथ, ये सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो ऐसे टैब्स ऐसे कोई ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये कस्टमर क्लास एंड इंडस्ट्री, ये दो फील्ड ही इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में। ठीक है, एक्सपोर्ट तो छोड़ दो, अगर आपका कस्टमर एक्सपोर्ट वाला कस्टमर है तो ही मेंटेन करना है, अदरवाइज को ब्लैंक छोड़ दो। Okay, so on general data, we have a important, this tab is important, that is artist tab and control data tab, ये हमारे लिए सबसे important है। ठीक है, any questions on general data? No sir. Okay, ठीक है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं। सर, हाँ, इसमें अगर पेमेंट एलसी के अगेंस्ट हो तो उसके डिटेल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं हम? नहीं, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे वो फिनांस साइड से होती है मेंशन, ओके, वो फिनांस साइड से करनी पड़ती है, इस सेक्शन में नहीं होती वो मेंशन। यहाँ पे बस बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन, पेमेंट, दैट्स इट। ओके, ओके, ऑलराइट। अब उसके बाद कंपनी कोड डेटा, सो जैसे हमने बताया था, यही याद रखना कि जनरल डेटा जो होता है ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो जो बुक, आई होप आप रेफर कर रहे हो बुक को, कंपनी कोड देख लेते हैं। ओके, तो अभी कंपनी कोड में कैसे स्विच करेंगे, बस आपको इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, तो यू विल स्विच टू कंपनी कोड डेटा। नाउ यू कैन सी यू आर इनटू कंपनी कोड डेटा। ठीक है, सो देयर आर 4 टैब्स इन कंपनी कोड डेटा, अकाउंट मैनेजमेंट, पेमेंट, ट्रांजैक्शन, करस्पॉन्डेंस एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये सारे फाइनेंस वाले मेंटेन करते हैं, बट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फील्ड है दैट इज दिस वन, तो उसका डिटेल्स है। तो यहाँ पे बस आपको ये वाला अकाउंट एंटर कर देना है, तो इसकी डिटेल्स में देता हूँ आपको टेस्ट डेटा में। तो आप जब कस्टमर क्रिएट करोगे तो आपको भी यही अकाउंट एंटर कर देना है, मतलब इस कस्टमर्स के लिए हमने एक अकाउंट क्रिएट किया है एंड वही अकाउंट आप इस कस्टमर को असाइन कर दोगे, तो इसी के अंदर सारा डेबिट क्रेडिट इसी अकाउंट के थ्रू होगा कस्टमर्स के लिए, एंड दिस वी कॉल इट एज अ रिकंसिलिएशन अकाउंट। ठीक है, तो जो भी डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, इसी अकाउंट के थ्रू होगा कस्टमर का। राइट, तो ये फिनेंस वाले का अकाउंट क्रिएट करते हैं अगेंस्ट द कंपनी। अब देखो यहाँ पे कंपनी कोड शो हो रहा है, दिख रहा है आपको? इट मींस दिस डेटा इज वैलिड ओनली फॉर दिस कंपनी कोड एंड ओनली फॉर फिनेंस। बाकी किसी को ये जो डिटेल्स ये एक्सेसिबल नहीं होगी, उनके लिए वैलिड नहीं होगी, बस इस कंपनी कोड के लिए ही वैलिड है। Sir, ठीक है, then if in interview they ask what is reconciliation account, then what would be the answer? Means reconciliation account is like here you will do all your debits and credit. Okay, it is like temporary account. ठीक है, suppose you want to give any cashback to customer, where you will give this account, right? rebate, like exactly, right? So in that case the cashback will be credited to this account. जैसे सिंपल इसका एग्जांपल ले लो पेटीएम का, इन पेटीएम वी हैव अकाउंट, राइट, एंड जो भी आपको कैशबैक आता है वो कहाँ पे आता है, दैट कम्स अंडर योर Wallet. पेटीएम बैलेंस, हाँ, वॉलेट के अंदर। वो डायरेक्टली बैंक में जाता है क्या आपका? No. नहीं, वो कहाँ पे आता है? वॉलेट के अंदर, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, इन कंपनी के अंदर आपका एक अकाउंट होता है, इसी के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट होगा, इसी के अंदर सब कुछ कस्टमर का जो भी डेबिट क्रेडिट करना है इसी के थ्रू होगा। ओके, सो इट इज लाइक temporary account we can say for every customers. Understood. And sir,
from where we means if we have an export customer, then where we consider the payment guarantee. पेमेंट गारंटी ओके, सो वो तो पार्ट आता है जीटीएस का, इतना डीप में तो मुझे आइडिया नहीं, बट एज आई सेड वो पार्ट आता है, एक्सपोर्ट इज समथिंग जीटीएस पार्ट, ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज। Okay. तो उसके लिए जो मेंटेन मतलब जैसे अभी ये जो डेटा हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कस्टमर का, ये तो जनरल सेल्स के लिए करें नॉर्मल, बट अगर एक्सपोर्ट आता है तो फॉर दैट वी हैव अ डिफरेंट मास्टर डेटा, ओके, एंड दैट कम्स अंडर द जीटीएस पार्ट, दैट इज ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज, उसके अंडर वो आता है। ओके, तो उसके अंदर होता होगा, आई डोंट नो, वो देखना पड़ेगा, बट दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग देखना। ओके, Yeah, means this question is asked in an interview. interview, Yeah. what is reconciliation account? Yeah, what is reconciliation Oh account? my god. And since I have a domain knowledge na sales and marketing, So you can just mention like it is like temporary account and means whatever I'll debit click credit debit account. rebate management like credit and debit management karta like I given an example of debit process rebate process. And then हाँ okay होता है। अच्छा, so this is what the answer, like everything will happen through this account only, ठीक है? Actually this question should not come under SD part, this should come under finance, but I don't know what, I mean why you and interviewers Sir, are even asking they this. ask the question about bomb and everything is integrated. This is all like, you know, Yeah. this question should not come under it, because see what happens, SD is something sales and distribution, okay, we are not a finance expert, okay, so finance question should not come under SD part. Even sir, But क्या होता है ना, they will ask you the question about ABAPers के भी question आते हैं like BPML वगैरह, ये भी means कैसे ये hey, करोगे, see what that is fine, like basic understanding of ABAP, that is fine, like what is BAPI, what is function model, that is fine, I mean that you should be aware, but deep में जाके like how to write a code and how to execute that debug option, that is totally like foolish thing, okay, yeah. but don't, ठीक है, ये तो हमें अब अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है आपका, इफ इज फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, मतलब पहले वो टेक्निकल में था देन ही स्विच टू फंक्शनल, तो वो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से पूछेगा जो उसको पता हो, It depend ठीक on है? person to person, हाँ, पर्सन टू पर्सन, but where it is maintained, they will ask these fields basically. राइट, सो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है वो कहाँ से आया, उसका बेसिक नॉलेज क्या है, उसी फील्ड के क्वेश्चंस करता है, बट अगर इफ समवन इज फ्रॉम कोर एसडी मॉड्यूल तो वो सेल्स के ही बारे में पूछेगा, he will not go into like what is reconciliation account and then what is that bomb and all this thing, this is all totally different module things, okay, that should not come under SD part, ठीक है? तो इसलिए मैंने बता दिया, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए मैंने आपको ये कवर कर लिया है रिकंसिलिएशन अकाउंट क्या होता है, बिकॉज दिस कम्स अंडर मास्टर डेटा, बट ऑल्दो दिस इज पार्ट ऑफ फाइनेंस, बट मैंने उसको कवर कर लिया कि आपको पता हो एटलीस्ट, यू शुड बी अवेयर कि व्हाट इज रिकंसिलिएशन अकाउंट इन कंपनी कोड डेटा, ठीक है? बाकी ये तो ऑल पार्ट ऑफ फाइनेंस है, इसको आप स्किप कर सकते हो, ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन, रिकंसिलिएशन अकाउंट, एंड देन कम टू पेमेंट ट्रांजैक्शन कोड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो फील्ड होती है एक ही है, दैट इज पेमेंट टर्म्स। तो पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं? तो जैसे मैंने बताया था कि कस्टमर्स को हम लोग क्रेडिट देते हैं 1 मंथ 2 मंथ और एडवांस पेमेंट, या फिर जो भी आपकी कंपनी का डिसाइडेड पेमेंट टर्म्स हो, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग कस्टमर को ऑफर करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ हम लोग उसको ये भी देते हैं, अगर आप 1 मंथ के अंदर पे करते हो तो वी विल गिव यू 2% ऑफ डिस्काउंट, ओके। अगर आप 15 डेज में पे करते हो तो वी विल गिव यू 3% ऑफ डिस्काउंट, लाइक दिस। सो यू कैन सी दिस आर द कोड्स, ओके। तो अगर आपको इस कोड के अंदर देखो, जैसे यू कैन सी दिस कोड विद इन 14 डेज 3% कैश डिस्काउंट, मगर मतलब अगर कस्टमर 14 डेज के अंदर पेमेंट करता है तो योर कंपनी विल गिव 3% ऑफ कैश डिस्काउंट टू कस्टमर, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए कि कस्टमर पेमेंट करे जल्दी, ओके। अदरवाइज विद इन 30 डेज यू विल गिव 1% ऑफ कैश डिस्काउंट, विद इन 60 डेज ड्यू नहीं, मतलब 60 डेज के बाद तो कोई कुछ आप उसको डिस्काउंट नहीं दोगे, बट आप ऑफर कर रहे हो कि 60 डेज तक आप उसको क्रेडिट दे रहे हो कस्टमर को, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी कंपनी के जो भी पेमेंट टर्म्स हो गए, जो भी एग्रीड हो गए कस्टमर के साथ, बस वो कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे नेट 30 डेज हो गया, 60 डेज हो गया, लाइक दिस, ओके। तो वैसे आप मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कोड, जैसे देखो NT30 मतलब क्या, यू आर गिविंग 30 डेज ऑफ क्रेडिट पीरियड। 60 डेज मतलब आप 60 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रहे हो, ठीक है, कस्टमर को।
या फिर जो भी हो, आप डिस्काउंट कुछ दे रहे हो या फिर और कुछ ऑफर कर रहे हो कस्टमर को, तो आपको बस यहाँ से राइट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सारे कोड्स एसएपी ने ऑलरेडी क्रिएट करके रख दिए है, ठीक है। तो आपको बस इसमें से सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा आपकी कंपनी का राइट पेमेंट टर्म्स है। तो आपको वो कोड भी मिल जाता है, जैसे यहाँ पे ये कोड जो दिख रहा है, ये कोड आपको मिल जाता है कंपनी से, बस आपको वही यहाँ पे असाइन कर देना है। सपोज आई वांट टू गिव 30 डेज ऑफ क्रेडिट पीरियड, तो मैं बस यहाँ पे असाइन कर दूंगा। अब देखो ये जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग फिलअप कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए आपको हेल्पफुल है, मतलब इसी के बेसिस पे आपकी ऑर्डर प्रोसेस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसी का एग्जांपल ले लो, हमने पेमेंट टर्म मेंटेन कर दिया 30 डेज, ओके। तो अब जब इनवॉइस क्रिएट होगा तब हम लोग इमीडिएटली कस्टमर को पेमेंट नहीं मांगेंगे, हम लोग उसको इनवॉइस भेज देंगे, एंड जैसे ही 30 डेज का टाइम आ जाता है तब हम लोग उसको फॉलो अप करेंगे पेमेंट के लिए, ओके। तो बट ये कहाँ से पता चलता है? बिकॉज इन द कस्टमर मास्टर वी आर मेंटेन दिस लाइक पेमेंट टर्म इज 30 डेज। तो फिनेंस वाले इसको देखेंगे इनवॉइस के अंदर कि इसका पेमेंट 30 डेज के बाद आना है, तो उस हिसाब से वो प्रोसेस करेंगे आगे के डॉक्यूमेंट्स, एंड पेमेंट्स भी आफ्टर 30 डेज उससे ये करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे देने के लिए, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम फिलअप जो कर रहे कस्टमर मास्टर, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोसेसिंग के लिए, पूरी कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस करने के लिए हेल्पफुल होती है, ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया पेमेंट ट्रांजैक्शन अकाउंट मैनेजमेंट। बाकी यहाँ पे आपको कुछ मेंटेन नहीं करना है, करस्पॉन्डेंस एंड इंश्योरेंस और ये हमारा पार्ट नहीं है। इंश्योरेंस अगर कुछ है कस्टमर का अगेंस्ट द बिजनेस, कुछ पॉलिसी उसका कुछ इंश्योरेंस करके रखा है अपने बिजनेस के लिए, तो आप यहाँ पे उसका मेंशन कर सकते हो। अगर वो डूब गया, भाग गया या फिर और कुछ हो गया, तो अगर आपके पास पॉलिसी नंबर है तो कुछ आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो कंपनी कोड डेटा के अंदर वैसे हमारा ज्यादा पार्ट नहीं, बट ये रिकंसिलिएशन अकाउंट इज इंपॉर्टेंट, ओके। एंड पेमेंट ट्रांजैक्शन, ये इसमें ये पेमेंट टर्म से यही फील्ड हमारी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो कंपनी कोड में इतना ही है, एंड जैसे मैं बताया दिस इज वैलिड फॉर कंपनी कोड, नॉट फॉर एनी अदर थिंग, ठीक है। अब चलते हैं सेल चेरा के अंदर। तो यहाँ पे जो थर्ड सेक्शन है हमारा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचडी मॉडल, दैट इज सेल चेरा डेटा। एंड जैसे मैं बताया था, there are 4 sections in sales area, that is sales, shipping, billing, documents and partner functions, okay। and इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारे टैब्स इंपॉर्टेंट है एसडी मॉडल के लिए। तो इसमें कुछ सेल्स की भी इंफॉर्मेशन है, शिपिंग की भी इंफॉर्मेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनवॉइस क्रिएशन की भी इंफॉर्मेशन हम लोग फिलअप करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो अभी यहाँ पे सेल्स के अंदर सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सेल्स डिस्ट्रिक्ट मेंटेन करना है कि कस्टमर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस राइट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना, जो भी हो इसका। वेस्ट हमने कौन सा सिलेक्ट किया था जनरल डेटा में? नॉर्थ किया था आई गेस, नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेल्स डिस्ट्रिक्ट मतलब अपने प्रॉपरली जो डिस्ट्रिक्ट के नाम होते हैं वही आने चाहिए। अब ये टेस्ट सिस्टम इसलिए यहाँ पे करेक्ट डेटा नहीं है, बट इंडस्ट्री के अंदर आपको प्रॉपरली डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ पे शो होंगे, तो आपको बस सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ओके। उसके बाद सेल्स ऑफिस, अब ये कस्टमर कौन से ऑफिस के अंडर आता है उसको भी मेंशन कर देना, बिकॉज ये जो ब्रांच ऑफिस होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा इस कस्टमर की सेल्स एक्टिविटी के लिए। मतलब ये इस कस्टमर के लिए ये जो सेल ब्रांच ऑफिस होगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा सारी सेल्स एक्टिविटी के लिए। कस्टमर डायरेक्टली हेड ऑफिस को कॉल नहीं करेगा, वो पहले ब्रांच ऑफिस को कॉल करेगा। जो भी उसके इश्यूज है, अगर उसको प्रोडक्ट चाहिए या फिर कुछ कंप्लेंट्स है, तो वो इसी ब्रांच ऑफिस को कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ब्रांच ऑफिस मेंटेन कर दें। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल शिवाजी नगर ऑफिस कर लेता हूँ। सो माय ऑफिस इज इन शिवाजी नगर, तो मैं यहाँ पे ब्रांच ऑफिस उसको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अब इस ब्रांच ऑफिस के अंदर कौन सी सेल्स टीम है वो भी असाइन करनी, बिकॉज सेल्स टीम हमें अपॉइंट करनी पड़ती है। हर एक कस्टमर के लिए एक सेल्स पर्सन अपॉइंटेड होता है, ओके। तो यहाँ पे हमें वो सेल्स ग्रुप भी असाइन कर देना है जो अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं ग्रुप S1 असाइन कर देता हूँ। तो ग्रुप S1 के अंदर जितने भी सेल्स पर्सन हो गए, तो उसमें से मैं किसी को यहाँ पे इसको अपॉइंट कर दूंगा, एंड वो सेल्स पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा सारी सेल्स एक्टिविटी के लिए अंडर दैट एरिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑफिस भी असाइन कर दिया एंड सेल्स ग्रुप को भी असाइन कर दिया कस्टमर को, ओके। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर ग्रुप में ओके अब यहाँ पे आप मेंशन करो कि कस्टमर का ग्रुप कैसा है, मतलब वो इंडस्ट्रियल कस्टमर है या फिर ट्रेडिंग कंपनीज है या फिर और कुछ है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट कस्टमर है या फिर कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, राइट। तो उसका ग्रुप कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। अभी तो हमारा कस्टमर प्राइवेट कस्टमर है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। बट अगर वो इंडस्ट्रियल जैसे OEM कस्टमर है, तो आप यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिलेक्ट करो। कोई ट्रेडिंग कंपनी है, सिर्फ ट्रेडिंग करती है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो।
पब्लिक सेक्टर है कोई, वो भी कर सकते हो। अभी हमारा कस्टमर प्राइवेट है तो मैं यहाँ पे इसको प्राइवेट कस्टमर करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्लास को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो, कस्टमर क्लास, एबीसी क्लास। करेंसी पे आते हैं, करेंसी मतलब कौन से करेंसी के अंदर बिजनेस होगा। अभी हमारा डोमेस्टिक कस्टमर है तो INR में होगा, बट अगर एक्सपोर्ट के केस में यहाँ पे जो भी करेंसी में बिजनेस होगा वो करेंसी मेंशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया के लिए तो हम लोग INR ही मेंशन करोगे, बट अगर आप किसी और कंट्री के कस्टमर्स को क्रिएट कर रहे हो तो वहां की लोकल करेंसी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे यू कैन सी ऑल द करेंसीज आर लिस्टेड इन द लिस्ट, ठीक है। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है कि कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट्स है रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स, ओके। तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट ये कि उसको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही चाहिए हमेशा। सपोज आपकी कंपनी ट्रेडिंग भी करती है एंड मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपने देखी होगी कि खुद भी बनाती है और ट्रेडिंग भी करती है, ओके। तो कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही उसको चाहिए हमेशा। तो आप ये जो नाम जो है ना प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा मेड इन इंडिया, ओके। तो यहाँ पे उसको टिक मार्क कर देंगे। तो हम लोग डिस्पैच करते टाइम ये देखेंगे कि कस्टमर को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ही डिस्पैच हो और कोई डिस्पैच नहीं होना चाहिए। या फिर रिलेटेड टू प्रोडक्ट उसकी और कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो सब हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं एंड एट द टाइम ऑफ डिस्पैच हम लोग वही प्रोडक्ट उसको बेचेंगे या डिस्पैच करेंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो एट्रीब्यूट्स मतलब प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो सारे आप यहाँ पे उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कस्टमर हैज एनी रिक्वायरमेंट, उससे कोई प्रेफरेंस है तो हम यहाँ पे नोट डाउन करके उसको, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया एंड उस हिसाब से हम उसको प्रोडक्ट डिस्पैच करेंगे, ठीक है। कस्टमर प्रेफरेंस बेसिकली कार कलर मॉडल, राइट एग्जैक्टली, राइट, यस फीचर्स, करेक्ट। तो वो सारे यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं हम लोग, ओके। उसके बाद और भी चीजें हैं जैसे स्विच राउंडिंग ऑफ, ये ठीक है, ये तो कोई जरूरत नहीं। अब इस सेक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, बस हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है छोटा सा, इसका एक छोटा सा टॉपिक है तो हम लोग इसको आगे देखेंगे, आइटम प्रपोजल। उस टॉपिक के टाइम में इसको कवर करते हैं। बस याद रखना, वी सॉ दिस आइटम प्रपोजल फील्ड इन द कस्टमर मास्टर, ठीक है। I'll ask you when we see this topic, that time I'll ask you where we saw the item proposal, ठीक है। ऑर्डर प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे अब यहाँ पे जस्ट इसका ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बस यही कि प्रोबेबिलिटी कितनी कि ये कस्टमर्स हमारी कंपनी में ऑर्डर प्लेस करेगा, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये ऑर्डर प्लेस करेगा हमारी कंपनी की, तो वही प्रोबेबिलिटी होती है। तो सेल्स पर्सन जब कस्टमर को क्रिएट करते हैं उनको आइडिया रहता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, 50%, 30%, 20%, 100%, ठीक है। तो उस हिसाब से वो प्रोबेबिलिटी मेंशन की जाती है। बट इस फील्ड का एज ऐसे कई ऑर्डर में हम लोग इसको यूज नहीं करते, बस आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग यहाँ पे नोट कर दें कितनी प्रोबेबिलिटी होती है इसकी कि ये कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस करेगा, बिजनेस करेगा आपकी कंपनी के साथ, ठीक है। बाकी फील्ड आप छोड़ दो, ये अभी के लिए आपको इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट आर सेल्स डिस्ट्रिक्ट, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप, कस्टमर ग्रुप एंड करेंसी एंड दिस प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं प्राइसिंग स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे ये फील्ड सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी, दैट इज कस्टमर प्राइसिंग ग्रुप, ठीक है। तो दिस फील्ड इज लाइक इसी के बेसिस पे, दिस इज वन ऑफ द की फील्ड टू डिटरमाइन द प्राइसिंग। मतलब जो प्राइसिंग हम लोग डिटरमाइन करते हैं तो उसकी एक की फील्ड है कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी। तो प्राइसिंग के टाइम तो बताऊंगा मैं अच्छे से, बट अभी के लिए इतना समझो कि दिस इज वन ऑफ द की फील्ड विच विल हैव टू डिटरमाइन द राइट प्राइसिंग इन योर ऑर्डर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बट अगर आपका कस्टमर नॉर्मल कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, तो उस केस में हमें असाइन करना है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब कंपनी को जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग होगी वही इस कस्टमर के लिए भी एप्लीकेबल होगी, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड, ओके। बट अगर आपका कस्टमर्स कोई और दूसरा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका इंटर कंपनी मतलब आपकी ही कंपनी का कोई और, जैसे मान लो टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील है, इन दोनों के बीच में बिजनेस हो रहा है, तो टाटा मोटर्स के लिए टाटा स्टील क्या होगा, एक कस्टमर ही हो गया अगर उन दोनों के बीच में बिजनेस हो रहा है तो। बट उसके लिए इस केस में जो बिजनेस होगा उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बस जो नॉर्मल उनकी जो प्राइस है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसी के बीच में बिजनेस होगा। तो उस केस में प्राइसिंग अलग होगी, बिकॉज इंटर कंपनी कस्टमर है, बिकॉज आपके ग्रुप का एक दूसरी कंपनी है उनके साथ बिजनेस हो रहा है, तो आप उस केस में प्रॉफिट नहीं लोगे,
जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसी के अंदर आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट सेल करोगे, ठीक है। बट वही अगर नॉर्म हमारा दूसरा कस्टमर है होलसेलर रिटेलर, उस केस में तो हम प्रॉफिट लेंगे, तो प्राइसिंग हमारी अलग होती है। ओके, तो ये फील्ड काफी इंपॉर्टेंट है ये प्राइसिंग के केस में हमारी। दिस इज द वन ऑफ द की फील्ड व्हिच विल हेल्प टू डिटरमाइन द राइट प्राइसिंग। Okay, sir, can we determine STO also? Intra-company STO? Yes, you can determine that. Intra-company, right? Intra-company, it means internal to your plant, right? Yeah, correct. With same Correct. company code. Right. Two plants That is with also same company. possible. Yes. So you can list down that customer over here. I mean, that option you can list down over here. Okay. Here it is just mentioned intercompany, but you can list down like intra-company. Now Okay. my concept is clear. Fine. And then price group. Okay. So price group, it means suppose आपको मतलब मान लो कि आपने ऐसा डिसाइड किया है कि जितने भी आपके बल्क बायर्स हैं उनको आपको कोई डिस्काउंट देना है। जैसे सपोज दिवाली फेस्टिवल आ रहा है एंड उस दिवाली फेस्टिवल में आपने डिसाइड किया है कि आपको थोड़ा सेल पुश करना है, तो आपने ये ऑफर निकाला कि जितने भी आपके बल्क बायर्स हैं उनको आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट देना है फॉर दिवाली पीरियड। ओके, तो वो कैसे करेंगे आप देखो, बल्क में आपके कंपनी के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं, 1000 2000 3000 जितने भी बल्क बायर्स हो, बट आपको ये बेनिफिट सिर्फ बल्क बायर्स को ही देना है। तो आप क्या करोगे, हर एक कस्टमर जो भी आपको लगता है आपका बल्क बायर्स है उसको आप प्राइस ग्रुप असाइन कर दोगे बल्क बायर्स करके। ओके, एंड बैकएंड में आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कि जो भी 01 है, जो भी कस्टमर्स है जिनको प्राइस ग्रुप 01 असाइन है, उन सबको आप क्या करोगे, बैकएंड में मेंटेन करोगे फ्लैट 20% डिस्काउंट हो जाना चाहिए। ओके, तो अब इससे होगा क्या, जो भी कस्टमर्स है जिनको ये 01 कोड असाइन है इनसाइड द मास्टर डेटा, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जैसे आप उस कस्टमर्स के लिए ऑर्डर बनाओगे एंड सिस्टम को जैसे उस कस्टमर के अंदर ये 01 मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम वो जो 20% डिस्काउंट जो आपने बैकएंड में मेंटेन किया है वो एप्लीकेबल हो जाएगा और उस ऑर्डर में 20% लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो प्राइस ग्रुप से आप बल्क में कस्टमर्स को प्राइस बेनिफिट दे सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट देना है या फिर कोई टैक्स ज्यादा एप्लीकेबल करना है, कुछ भी करना हो इन मास, देन यू हैव दिस ऑप्शन दैट इज प्राइस ग्रुप। ओके, तो प्राइसिंग का टॉपिक है आगे, डोंट वरी। अभी आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो अभी इतना टेंशन मत लो, आगे जैसे जैसे हम लोग और टॉपिक कवर्स करेंगे उसमें प्राइसिंग भी आएगा, तो प्राइसिंग के टाइम भी हम लोग और डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट इतना समझो, बल्क में अगर आपको कस्टमर्स को कुछ बेनिफिट देना है इन प्राइसिंग या इन रिलेटेड एनी फॉर्म, तो आप यहाँ से एक कोड असाइन करके बैकएंड में रिकॉर्ड मेंटेन करके वो बल्क में दे सकते हो कस्टमर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है प्राइस ग्रुप में, ये बल्क बायर्स या ओकेजनल बायर्स या फिर न्यू कस्टमर। जैसे आप भी होता है ना कि आप एक कोई भी एक ऐप डाउनलोड कर लो तो आपको इनिशियल स्टेज पे 100 रुपीज माइनस मिल जाएगा, होते हैं ना बहुत सारे प्रमोशनल, राइट। तो डे टू डे मेथड, अब जब आप न्यू कस्टमर्स होते हैं तभी आपको बेनिफिट मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज बैकएंड में वैसे रिकॉर्ड मेंटेन होता है, कोड मेंटेन होता है। ओके, तो सिस्टम को भी कैसे पता चलेगा कि न्यू कस्टमर से तभी कुछ बेनिफिट देना है? तो ये सब असाइनमेंट्स होते हैं बैकएंड में जिसके थ्रू सिस्टम को पता चलता है। ठीक है, so sir, means customer group is business grouping of customer as per their business process, like wholesaler, retailer, government organization, and price group is based on their pricing yes pricing behavior। ठीक है, प्राइसिंग के बिहेवियर से आप उसको कंट्रोल करो। We can't say that grouping of customer means price group grouping of customer as per business process, means correct, wholesaler, retailer, this is wrong, right sir? राइट। Okay sir। तो ऐसे देखो, अब यहाँ पे भी एग्जांपल देख सकते हैं आप, कैटेगराइज कर सकते हैं, बल्क बायर, ओकेजनल बायर, न्यू कस्टमर्स। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट लाइक दिस रिटेलर्स, होलसेलर्स या फिर डायरेक्ट कस्टमर्स, ऐसे भी आप कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको बेनिफिट कैसे देना है बल्क में कस्टमर्स को, इट्स टोटली अप टू यू। एंड ये जो लिस्ट होती है ये हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब कोई भी कर सकता है। ये जो आपको जो दिख रहा है ना, किसी ने क्रिएट किया है, इसमें आप भी ऐड कर सकते हो कुछ भी। जैसे आपकी कंपनी ने कुछ आपको बोला कि आपको रिटेलर्स के लिए कुछ देना है, मतलब रिटेलर जितने भी हैं छोटे दुकानदार, उन सबको आपको दिवाली के टाइम पे अच्छा एक डिस्काउंट देना है, तो आप यहाँ पे एक कोड ऐड कर सकते हो रिटेलर्स, एंड जो भी कस्टमर्स आपके रिटेलर्स है, अच्छा तो यहाँ होता ही है, बट आप यहाँ से भी प्राइस ग्रुप के अंदर ऐड करके दे सकते हो। ठीक है, अब प्राइस ग्रुप का बेनिफिट क्या होता है? बिकॉज प्राइस ग्रुप को हम लोग बैकएंड में यूज कर सकते हैं टू मेंटेन द रिकॉर्ड। ओके, ये जो प्राइस ग्रुप का ये जो होता है ना 01, ये बैकएंड में हम लोग इस कोड को मेंटेन कर सकते हैं।
एंड इसके अगेंस्ट में हम लोग एक डिस्काउंट असाइन कर सकते हैं। तो इसलिए प्राइस ग्रुप में आप यहाँ पे रिटेलर्स, न्यू कस्टमर, जो भी जिनको भी बेनिफिट देना है यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अभी आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं ये करता हूँ, प्राइसिंग के टाइम पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके। तो और भी यहाँ पे कुछ प्राइस लिस्ट एंड ऑप्शंस है। देखो यहाँ पे भी ये होलसेलर रिटेलर यहाँ से भी कर सकते हो प्राइस लिस्ट में। अब देखो इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, होलसेलर के लिए अलग से प्राइस होती है और रिटेलर की अलग प्राइसिंग होती है, डायरेक्ट कस्टमर के लिए अलग प्राइसिंग होती है। ओके, तो प्राइस लिस्ट मतलब क्या होता है कि आप बस असाइन कर दोगे यहाँ पे होलसेलर है, रिटेलर की क्या, उस हिसाब से कस्टमर को प्राइसिंग चार्ज होगी। यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे होलसेलर के लिए मैं जैसे बताया कि प्राइस उसको डिस्काउंट ज्यादा मिलता है कंपेयर टू रिटेलर, बिकॉज वो बल्क में बाय करता है। ओके, रिटेलर के लिए जो प्राइसिंग आप देखोगे इंडस्ट्री के अंदर वो अलग होती है, बिकॉज वो इतना बल्क में बाय नहीं कर सकते। ओके, इंडस्ट्री के लिए अलग से डिस्काउंट्स होते हैं, उनके अलग से रेट्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब अगर डायरेक्ट आप किसी कस्टमर्स को बेच रहे हो तो उनके रेट्स अलग होंगे, इंटरनेट के अलग होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी प्राइस लिस्ट पे मेंटेन करके प्राइसिंग आप कंट्रोल कर सकते हो। होलसेलर, रिटेलर, इंडस्ट्री के लिए वैसे भी आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो प्राइस लिस्ट पे आप जो कोड मेंटेन करोगे उसको लेके ऐसे बैकएंड में आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, जैसे लाइक दिस, ये प्राइस लिस्ट है एंड आपने मेंटेन कर दिया कि सपोज 01 आपका जो प्राइस लिस्ट वाले जितने भी कस्टमर्स हैं, अब आपको ये कंडीशन टाइप नहीं पता है तो मैं ऐसे कोड होता है कंडीशन टाइप लाइक दिस। ओके, तो जितने भी प्राइस लिस्ट 1 वाले कस्टमर्स हैं उनको ये कंडीशन टाइप क्या करेगी, 10% माइनस डिस्काउंट कर देगी। ऐसे रिकॉर्ड हम लोग बैकएंड में मेंटेन करते हैं। तो जो भी कस्टमर्स है आपके जिनको प्राइस लिस्ट 01 असाइन है, उनको ये जो 4 डिजिट का जो कोड होता है वो असाइन हो जाता है एंड प्राइसिंग ऑटोमेटिकली 10% लेस हो जाती है। ठीक है, तो ये बताऊंगा मैं आगे क्या होता है, अभी आपको डिफिकल्ट रहेगा समझने में। ठीक है, तो इसमें इतना ही है इस वाले सेक्शन के अंदर। सेल्स के अंदर हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंड ये तो काफी सारे डिस्कस कर ली, बट आप इस क्वेश्चन आ सकते कि सेल्स टैब के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी पूछ सकते कस्टमर प्राइसिंग पूछे कौन से टैब से आती है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो इसलिए मैं इन डिटेल में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये इसको आप स्किप कर सकते हो, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर नाउ। आइटम प्रपोजल इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा मैं आगे, बट ऑन सेल्स टैब इंपॉर्टेंट आर सेल्स डिस्ट्रिक्ट, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप, कस्टमर ग्रुप, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट एंड दिस प्राइस ग्रुप, कस्टमर प्राइसिंग प्रोसेस। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत करना। बाकी सब फील्ड भूल जाओ, बट इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, एंड प्राइस लिस्ट, तो ये सारी फील्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब कल हम लोग आगे का पार्ट लेते हैं, शिपिंग, बिलिंग, डॉक्यूमेंट एंड पार्टनर फंक्शंस। ये आगे कल हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है।